हेलो एवरीवन। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। अब हम पढ़ते हैं रिलीजन और कास्ट के बारे में। मे बी कास्ट अगले वाले वीडियो में है। लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड रिलीजियस डिविजन्स। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं व्हाट इज रिलीजन। एनी बिलीफ और फेथ, इट्स यू कुड से वंस बिलीफ और फेथ इन सर्टेन फिलॉसफी टू बी ट्रू। एक व्यक्ति उसका बिलीफ और फेथ किसी फिलॉसफी पे, ईश्वर से रिलेटेड, जिसे वो सच मानता है, ठीक है, वो सच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। इट इज फेथ एंड बिलीव्स आर नॉट समथिंग विच कैन बी क्वेश्चन। ठीक है, इट इज अ कोट फ्रॉम अ वेरी अमेजिंग मूवी दैट इज नेम अलीगढ़। ठीक है, सोसाइटी में डिवीजन की बात चल रही थी। जब डिवीजन की बात चल रही थी तो डिवीजन में रिलीजियस डिवीजन भी आता है, और सवाल उठता है कि रिलीजियस डिवीजन क्यों आता है। भाई नहीं भी हो सकता था ना, पर है तो है, और कोई रीजन भी होगा। सवाल उठता है कि रिलीजियस डिवीजन आया कहां से। सर, फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी, जैसा हमने पहले डिस्कस किया। मैं मानता हूं सिर्फ मेरा रिलीजन सही है, ठीक है, मैं मानता हूं मैं बहुत अच्छा हूं, मैं मानता हूं मेरा रिलीजन बेस्ट है। यहां से शुरू होता है डिवीजन, जब मैं अपने रिलीजन को हायरार्की पर रख देता हूं। ठीक है, कैसे? सुपीरियर मान के। जैसे ही मैं अपने रिलीजन को हायरार्की पर रखता हूं, सोसाइटी दो जगह डिवाइड हो जाती है। कौन सी दो जगह? मेजॉरिटेरियन एंड माइनॉरिटी। मेजॉरिटेरियन सोसाइटी क्या होती है? एक ऐसी सोसाइटी जो एक पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजन के लोगों को, जो कि मेजॉरिटी में है, उनकी बात को ध्यान में रखते हुए फैसले ले। श्रीलंका में आप क्या देखते हैं? सिविल वॉर होती है। सिविल वॉर क्यों होती है? क्योंकि बुद्धिस्ट रिलीजन जो मेजॉरिटी में थे, उनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए, उनकी नीड्स को ध्यान में रखते हुए वो ऑफिशियल रिलीजन बना देते हैं श्रीलंका का। उनकी लैंग्वेज को इम्पोज, संथाला लैंग्वेज को इम्पोज करना शुरू कर देते हैं। किसके ऊपर? तमिलियंस के ऊपर। और इसी से शुरू होता है डिवीजन। ठीक है, माइनॉरिटी क्या होती है? माइनॉरिटी एक सोसाइटी का वो ग्रुप होता है जो नंबर में कम होता है, जिसके रिप्रेजेंटेटिव्स इतने नहीं हो पाते गवर्नमेंट के लेवल पर, जो अपनी डिमांड्स को इतनी अच्छी तरीके से आर्टिकुलेट नहीं कर पाता, उसे कहते हैं माइनॉरिटी। ठीक है, और जब भी सोसाइटी में मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में डिवाइड हो जाएगी रिलीजन के बेसिस पे, क्लैशेज शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और जब क्लैशेज शुरू होंगे तो हम देखेंगे कि उसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ के ऊपर भी आता है। ठीक है, मिडिवल टाइम में रिलीजन कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था, क्योंकि देखो मॉडर्न टाइम में क्या हुआ, मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन आया। इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। किसने बनाया? इंडिया के लोगों ने बनाया। मिडिवल टाइम पे इंसान के द्वारा बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन था ही नहीं, तो किसे कॉन्स्टिट्यूशन मानते थे? बाइबल को, कुरान को, गीता को, इन चीजों को, मनुस्मृति को, इनको हम कॉन्स्टिट्यूशन मानते थे। कॉन्स्टिट्यूशन मानते थे तो इसमें दो तरह के कानून होते थे। कौन से कानून होते थे? पॉलिटिकल लॉज एंड प्राइवेट लॉज, और पर्सनल लॉज और फैमिली लॉज। पॉलिटिकल लॉज पॉलिटिकल लाइफ को गवर्न करते थे। राजा कैसा काम करेगा, राजा की जिम्मेदारी क्या है, स्टेट की जिम्मेदारी क्या है, इन सब की। प्राइवेट लॉज और पर्सनल लॉज हमारे फैमिली लॉज कहलाते थे, जो हमारी पर्सनल लाइफ को इफेक्ट करते थे। जैसे शादी कैसे होगी, डाइवोर्स कैसे होगा, इनहेरिटेंसी कैसे आएगी, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी जाएगी, इन्हें कहते थे पर्सनल लॉज। आज भी हम इन्हें पर्सनल लॉज के नाम से जानते हैं या फैमिली लॉज के नाम से जानते हैं। जैसे आपने सुना होगा हिंदू पर्सनल लॉ, या आपने सुना होगा मुस्लिम पर्सनल लॉ। क्लियर? इतना समझ में आया? रिलीजन में जब सेंस ऑफ सुपीरियरिटी आने लगती है तो रिलीजन अपने आप को इम्पोज करने लगता है दूसरे रिलीजन के ऊपर जो माइनॉरिटी में कम है। ठीक है, इसी से शुरू होता है कम्युनलिज्म। क्या इसे हम रिलीजनिज्म नहीं कह सकते? नहीं कह सकते सर। क्यों? क्योंकि सारा रिलीजन एक साथ इंपोज नहीं हो रहा, उसका एक सेक्शन, एक कम्युनिटी इंपोज होती है। सवाल उठता है कम्युनलिज्म क्या होती है, क्या होता है? कम्युनलिज्म जो शब्द है वो आता है शब्द कम्युनिटी से। कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग कॉमन बिलीफ ऑन सम आइडिया, सम एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, सम फिलॉसफी। जहां पे भी कॉमन बिलीफ, आइडिया होगा, वहां से आती है कम्युनिटी। और जब वो कॉमन बिलीफ, आइडिया और पर्टिकुलर आइडिया को आप इंपोज कर लो, वो इतना ज्यादा हावी हो जाए आपके ऊपर कि आप चाहो कि सब इस आइडिया को माने, उसे कहते हैं कम्युनलिज्म। जब कम्युनलिज्म बढ़ेगा तब तब कम्युनल वायलेंस होंगी। आप देखते हो मणिपुर को तो चलो मैं एक बार को कह दूं कि कम्युनल वायलेंस नहीं थी, एथनिक वायलेंस है। ठीक है, एथनिक वायलेंस क्या है इसे कभी डिटेल में फिर समझेंगे। दिल्ली में दंगे हुए थे 2020 में, कम्युनल वायलेंस थी। एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी से लड़ रही थी। मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल जो कॉमन आइडिया पे बिलीव करता है वो लड़ रहा था दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल के साथ जो दूसरे कॉमन आइडिया पे बिलीव करते हैं। मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे, आई गेस अराउंड 2015-16 के आसपास हुए थे। ठीक है, या अभी हाल ही में मेवात में दंगे हुए थे, ये आपके अंबाला साइड। ठीक है, क्यों हुए थे? क्योंकि कम्युनैलिटी की वजह से
कम्युनलिज्म का जन्म हुआ, हाइपर कम्युनलिटी की वजह से कम्युनलिज्म का जन्म हुआ, और उस कम्युनल आइडिया ने अपने आप को इम्पोज करना चाहा दूसरे के ऊपर, या दूसरे को नीचा दिखाना चाहा, या दूसरे को सप्रेस करना चाहा। इसे कहते हैं कम्युनलिज्म और कम्युनल वायलेंस। कम्युनल वायलेंस मतलब ऐसी हिंसा, ऐसी वायलेंस जो इस वजह से उठे कि एक कम्युनिटी अपने आइडिया को दूसरी कम्युनिटी के ऊपर इम्पोज करना चाहती है। क्योंकि जब जिससे आप पर आप इम्पोज करोगे, जैसे आप किसी को आप दबाओगे, तो वो उठने के लिए रिटेलिएट तो करेगा ना, वो कोशिश तो करेगा ना बचने की। जब हमारे दिमाग में कम्युनलिटी हावी हो जाती है या कम्युनलिज्म हावी हो जाता है, तो हम ग्रसित हो जाते हैं मानसिकता, बुरी मानसिकताओं से। जैसे प्रेजुडिस का मतलब होता है किसी को हीन भावना से देखना। जैसे किसी को देख के मैं कहूँ यार ये मेरे पास बैठने के लायक नहीं है, ठीक है, हीन भावना से देना, प्रेजुडिस। आई स्टार्ट प्रेजुडाइजिंग सम रिलीजन, सम कास्ट, सम जेंडर, सम ग्रुप, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, स्टीरियोटाइपिंग। हम एक से रंग में रंगना शुरू करते हैं। जैसे आप देखोगे सरदारों के ऊपर बहुत जोक होते हैं, ठीक है, कि सरदार ऐसे वैसे क्यों होते हैं भाई, स्टीरियोटाइप। हमने उन्हें एक जैसा देखना शुरू कर दिया। मान लीजिए एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम है और गर्लफ्रेंड हिंदू है, और वो बॉयफ्रेंड जो है वो लड़ाई झगड़े में लड़की को थप्पड़ मार दे, तुरंत बात शुरू हो जाएगी कि ये तो लव जिहाद है और कन्वर्ट करना चाह रहा है, देखो मुस्लिम ऐसा होता है। नहीं सर, बहुत सिंपल सी बात है। एक बुरे लड़के ने एक लड़की को टॉर्चर किया, जिसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, जो गलत है, लेकिन उसमें रिलीजन कैसे आ सकता है? उसमें रिलीजन कैसे आएगा? आएगा सर, क्योंकि आप उसे स्टीरियोटाइप कर दोगे। आप कहोगे नहीं मुसलमान ऐसे ही करते हैं। नहीं करते सर, अब मुझे मेरे आसपास नहीं दिखते ऐसे मुसलमान, तुम्हें कहाँ दिखे? आज तक नहीं दिखा कोई, ठीक है। और इसीलिए जैसे आप देखोगे लव जिहाद, कन्वर्जन हो रहा है, मुस्लिम्स कन्वर्ट कर रहे हैं हिंदुओं को, ठीक है, कहाँ कर रहे हैं? मतलब मेरी एज 26 है, मैं किसी आदमी को नहीं जानता जो कन्वर्ट हुआ, मुझे नहीं मिला आज तक कोई भी, ठीक है। एक है वो AR रहमान, बस उसे मैं जानता हूँ कि वो कन्वर्ट हुआ था, इसके अलावा मैं किसी को नहीं जानता। उसने भी मतलब कितने ही म्यूजिक बना दिए, माँ तुझे सलाम, वंदे मातरम, अपनी नेशनलिटी प्रूव करने के लिए, अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए। तो नहीं है ऐसा। फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी, जब एक रिलीजन सोचे कि मैं सुपीरियर हूँ, मेरी जो मैं फॉलो करता हूँ वही बेस्ट है, और उसे इम्पोज करने लगे, फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी। क्योंकि जब भी सुपीरियरिटी होगी तब डिवीजन आ जाएगा, ठीक है। डोमिनेंस, जब एक रिलीजन दूसरे के ऊपर डोमिनेंट होना चाहे। मेजॉरिटेरियनिज्म का मतलब वही है कि जो रिलीजन, जिस रिलीजन के लोग ज्यादा हैं सोसाइटी में, मेजॉरिटी में हैं, सिर्फ उनके मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आप या सरकार फैसले लेना शुरू कर दे, वहां से शुरू होता है मेजॉरिटेरियनिज्म, और माइनॉरिटी की बात ना सुने। और इस सब को टैकल करने के लिए एक टर्म आया सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है? बहुत डिफरेंट मीनिंग है, बहुत वाइड मीनिंग है, अलग अलग एस्पेक्ट हो सकते हैं। मतलब आधे घंटे 1 घंटे इसी पर वीडियो बन सकती है, बट हम बहुत सिंपल से शॉर्ट में समझेंगे जितना आपकी क्लास अप्रोप्रिएट है। सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा। स्टेट ये नहीं कहेगा कि मैं एक रिलीजियस स्टेट हूँ, मैं हिंदू स्टेट हूँ, ये नहीं कहेगा मैं मुस्लिम स्टेट हूँ। जैसे इस्लामिक स्टेट कहते हैं, पाकिस्तान अपने आप को इस्लामिक स्टेट कहता है। इसका मतलब क्या होता है? जब भी कोई स्टेट अपने आप को एक रिलीजन से अलाइन करे, रिलीजन से जोड़ दे, तो उसे कहते हैं थियोक्रेटिक स्टेट। क्या कहते हैं? थियोक्रेटिक स्टेट। जब एक स्टेट अपने आप को रिलीजन से जोड़ दे या अपना एक ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर कर दे, ठीक है। क्योंकि इंडिया में कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, और सेकुलरिज्म का यही मतलब होता है कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा। While dealing with someone, state will not bother whether you are a Hindu or a Muslim, or you can be anyone, ठीक है। अब सवाल उठता है कि इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट? यस इट इज। अब लोग कहेंगे नहीं सर, इंडिया इज नॉट अ सेकुलर स्टेट, फर्स्ट सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में पहली बार सेकुलर शब्द को हमने ऐड किया। नहीं सर, बहुत सारे इंडियन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली मेंशन किया है इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट। इवन इफ दैट वर्ड इज नॉट हियर, even then it is a secular state। कैसे? आर्टिकल 25, 26, 27, 28। 25 क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 कहता है कि आपके मन में कोई भी रिलीजन हो सकता है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। आर्टिकल 25 कहता है यू कैन हैव द रिलीजन इन योर माइंड, वट एवर रिलीजन यू हैव इन योर माइंड, यू कैन प्रोपोगेट इट। आप उसे बता सकते हैं बाहर, प्रोफेस। आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट।
फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस मीन्स कि आप अंदर आंतरिक रूप में अपने मन से किस धर्म को मानते हैं, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस। आप जिस धर्म को मानते हैं अपने मन से, आप उसे डिक्लेयर भी कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ प्रोफेस। आप जिस धर्म का डिक्लेयर कर रहे हैं आप उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस। और आप जिस रिलीजन की प्रैक्टिस करते हैं आप उसे प्रमोट भी कर सकते हैं, आप उसे लोगों तक फैला सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। फोर्स नहीं कर सकते, प्रचार कर सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं किसी को, फ्रीडम ऑफ प्रोपोगेट। ठीक है, आर्टिकल 26 क्या कहता है कि आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं, मूवेबल इमूवेबल। आर्टिकल 27 कहता है कि आपको कोई टैक्स नहीं देना स्टेट को आपके रिलीजन के प्रमोट करने के लिए। आर्टिकल 28 कहता है कि आप जो है फ्री हैं किसी रिलीजियस सेरेमनी को एक गवर्नमेंट ऑफिस में नहीं ज्वाइन करने के लिए, और कर ही नहीं सकता। पहले तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कोई रिलीजियस सेरेमनी कर ही नहीं सकती, ठीक है। अगर वो कर रही है तो आप उसे नहीं ज्वाइन करने के लिए पूरी तरीके से फ्री हैं। सेकुलरिज्म यहीं से तो आता है, जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको पूरी आज़ादी देता है, आप जो धर्म चाहें उस धर्म को मान लें और स्टेट आपके धर्म के बेसिस पे आपसे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी। थर्ड पार्ट में जो आने वाला था उसे भी इसी में कंक्लूड कर देते हैं। कास्ट, कास्ट क्या है? एक और डिवीजन। कैसा डिवीजन? हायरार्की के बेसिस पे। हायरार्की होती क्या है सर? हायरार्की का मतलब होता है आपकी पोजीशन और स्टेटस के हिसाब से आपको जो रैंक दी गई है। क्लियर? कास्ट हायरार्की में कैसे आती है? आपकी पोजीशन, आपके ऑक्यूपेशन, आपके स्टेटस के हिसाब से हिंदू रिलीजन में जो आपको रैंक मिली है उसे कहते हैं कास्ट। क्लियर? ऑक्यूपेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड हियर। ऑक्यूपेशन जरूर, बिना ऑक्यूपेशन के कास्ट नहीं हो सकती। कास्ट का जो पूरा डिवीजन है या पूरा सेग्रीगेशन है वो आपके ऑक्यूपेशन के लिए है। इसीलिए आप जब देखेंगे अंबेडकर क्या कहते हैं, चेंज द ऑक्यूपेशन, ब्रोक द लीनेज ऑफ द ऑक्यूपेशन दैट यू हैव इनहेरिटेड फ्रॉम योर फैमिली। उस ऑक्यूपेशन को मत करो जो आपको आपकी फैमिली से मिला है, ब्रेक कर दो, तभी आप कास्ट से बाहर आ सकते हो। कौन कहता है? अंबेडकर कहते हैं ये बात। आगे बढ़ते हैं। इंडिया में हिंदू रिलीजन कास्ट से ग्रसित है, बहुत अच्छे से ग्रसित है। अब इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आप चौंक जाएंगे बात जान के। दुनिया में चुनिंदा रिलीजन में से एक है इस्लाम, जो कहता है कि इक्वालिटी होगी, जो किसी भी तरीके के डिवीजन को नहीं मानता। लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इस्लाम में भी कास्ट सिस्टम है, ठीक है। तो इस्लाम भी कास्ट से बचा हुआ नहीं है। क्लियर? अब सवाल उठता है कि जो कास्ट डिवीजन है वो उसका बेसिक एसेंस क्या है? एक्सक्लूजन सर। कास्ट ने एक्सक्लूड कर दिया सर्टेन ग्रुप्स को उन अधिकारों से जो अधिकार उनके थे। कास्ट ने उन ग्रुप्स को एक्सक्लूड कर दिया उन अधिकारों से जो उनके थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि बिकॉज यू बिलोंग टू सर्टेन कास्ट, क्योंकि आप किसी पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं, आपको ये अधिकार नहीं मिल सकते। आप पढ़ नहीं सकते, आप मंदिर में नहीं जा सकते, आप रिलीजियस सेरेमनी अटेंड नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ठीक है। दो चीज क्लियर याद रखो। पहला, ऑक्यूपेशन मोबिलिटी नहीं हो सकती कास्ट के अंदर। दूसरा, ऑक्यूपेशन के हिसाब से आपकी हायरार्की डिसाइड है, आपकी रैंक डिसाइड है। क्लियर? अर्बनाइजेशन ने इस चीज को कुछ हद तक तोड़ा। कैसे? इंडस्ट्रीज आ गई, मॉडर्न इंडस्ट्रीज आ गई, आपके बराबर वाला व्यक्ति कौन सी कास्ट का है आपको नहीं पता, ठीक है। और इसका एक इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है। दूसरा, ऑक्यूपेशन मोबिलिटी। भाई पहले हम कहते थे कि भाई अगर आप एससी कम्युनिटी से हो, सो कॉल्ड एससी कम्युनिटी से हो, मेरे हिसाब से किसी भी कम्युनिटी का इंसान है, ठीक है। पर अगर आप किसी एससी कम्युनिटी से हो, सो कॉल्ड एससी कम्युनिटी से हो या दलित वर्ग से हो, तो आप वही काम करोगे जो आपके कास्ट के अप्रोप्रिएट है। सपोज करो आप स्वीपिंग का काम कर सकते हो, आप कूड़ा उठाने का काम कर सकते हो। बट अर्बनाइजेशन ने इस चीज को चेंज कर दिया। अर्बनाइजेशन ने क्या किया कि अब आप अपने कास्ट को मोबाइल कर सकते हो, आप अपनी कास्ट से मूव कर सकते हो, मूव आउट कर सकते हो। कैसे? ऑक्यूपेशन चेंज करके। क्या इससे समस्या खत्म हो गई? नहीं सर, समस्या खत्म नहीं हुई। आज भी हमारी सोसाइटी डिवाइडेड है, बहुत भयंकर तरीके से डिवाइडेड है, कास्ट के नाम पे डिवाइडेड है। क्या समस्या उतनी ही खतरनाक है जितनी खतरनाक पहले थी? नहीं, ये भी सच नहीं है। दूसरा सच भी है। सच क्या है? कि समस्या पहले जितनी खतरनाक थी उससे कम खतरनाक है, पहले से ज्यादा बदलाव आया है, लोगों के दिमाग खुले हैं। कास्ट उतनी रिजिड अब नहीं रही जितनी रिजिड पहले हुआ करती थी, लेकिन रिजिड अभी भी है, ठीक है। उदाहरण देता हूँ 3। जब आपसे कोई पूछे आपका नाम बताओ और आप कहें मेरा नाम कार्तिक है, वो कहे पूरा नाम बताओ, बस वो आपकी कास्ट जानना चाहता है सर, ठीक है। बहुत निर्लज तरीके से जब आपसे कोई आपका पूरा नाम पूछे तो समझो वो आपकी कास्ट जानने की कोशिश कर रहा है, वो ढूंढ रहा है कि किसी तरीके से आपकी कास्ट पता लग जाए, ठीक है। दूसरा, जब आपको डिस्क्रिमिनेट किया जाए, कैसे डिस्क्रिमिनेट किया जाए? भाई मेरे एक जानकार है, मैं उनके घर गया, मैं उनसे बोला आप कास्ट सिस्टम, कुछ बात चल रही थी, मैं उनसे बोला आप कास्ट सिस्टम पे मानते हो? बोले नहीं मैं नहीं मानता। तो फिर मैं उनसे बोला कि
ओके। मैं बोला तो आपने तो लव मैरिज की होगी, एंटी कास्ट मैरिज की होगी? बोले नहीं नहीं, मैंने तो शादी की है ब्राह्मण परिवार में, क्योंकि मेरी कास्ट है। मैं बोला तो आप कास्ट सिस्टम पर मानते हैं? बोले नहीं नहीं, मैं नहीं मानता, शादी इज माई पर्सनल चॉइस। मैं बोला वेरी गुड, चलो ये हो सकता है कि चलो आपकी पर्सनल चॉइस है, आपने अरेंज मैरिज की और आपने ब्राह्मणों में अरेंज मैरिज की। फिर मैं दूसरा सवाल उनसे पूछता हूँ कि क्या आपके घर पे मेड आई है? बोले हाँ है। मैं बोला उसकी चप्पल बाहर है? बोले हाँ, हाइजीन है ना? मैं बोला नहीं, हाइजीन है तो आपकी चप्पल अंदर क्यों है? तो बोले ये तो मेरा घर है। अरे गधे, अगर ये तेरा घर है और हाइजीन इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसकी चप्पल भी अंदर आ सकती थी, बट तेरी चप्पल अंदर है और हाइजीन इंपॉर्टेंट है और उसकी चप्पल बाहर है। ठीक है, इससे सिर्फ यही बात साबित होती है कि बिकॉज शी बिलोंग्स टू सर्टेन कैटेगरी, शी डज सर्टेन वर्क विच यू डोंट थिंक इज रेप्यूटेटेड, सो यू डिस्क्रिमिनेट हर ऑन द बेसिस ऑफ हर वर्क, और यू कुड से कास्ट और द स्टेटस और द हायरार्की और द रैंक। ठीक है, तो उसकी चप्पल बाहर है। बट नहीं, आप नहीं मानेंगे। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसे पर्सनल लाइफ में रखना गलत है, आप बिल्कुल बिलीव कर सकते हैं आपके रूल्स पे, रेगुलेशंस पे या कास्ट पे, बट सिंपल सी बात है तो है, मानते हैं आप, हैं कास्टिस्ट तो हैं, इसमें क्या बुरी बात है मानने में। ठीक है, आपके मोबाइल की लिस्ट देखें, कितने लोग ऐसे हैं जो लोअर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? बहुत मुश्किल से मिलेंगे अगर आप अपर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। क्यों? कूड़ा उठाने वाले भैया आते हैं सुबह को ट्रैक्टर के साथ या गाड़ी के साथ, आप पूछना उनकी कास्ट, मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम अ पर्टिकुलर बैकग्राउंड। क्यों? कास्ट है। ठीक है, सवाल उठता है पॉलिटिक्स में कास्ट का क्या इम्पैक्ट है? बहुत इम्पैक्ट है भाई। पॉलिटिक्स में कास्ट के बेसिस पर अलायंसेस बनते हैं कि भाई मेरे पास सर्टेन एक्स कास्ट का वोट है, तुम्हारे पास वाई कास्ट का वोट है, चलो जुड़ जाते हैं तो वोट बैंक मिल जाएगा हमें। ठीक है, दूसरा, जब पॉलिटिक्स में आप अपने कंटेंडर को खड़ा करते हैं कि यह इलेक्शन लड़ेगा तो हम उसकी कास्ट का ध्यान रखते हैं कि किस कास्ट को, किस धर्म को के वोट को ला पाएगा। तीसरा, वोट जो है वो पढ़ते हैं कास्ट के नाम पर कि ये मेरी जाति का है, ये मेरी कास्ट का है तो मैं इसे वोट दूंगा। चौथा, जब पॉलिसीज़ बनती हैं तो वो कास्ट को ध्यान में रख के बनाई जाती हैं कई बार। क्यों? क्योंकि वोट बैंक पॉलिसीज़ की बात चलती है कि हमें पता है कि हमारा वोटिंग एरिया है, ये हमारा वोटिंग ग्रुप है, तो हमें इसे इम्प्रेस करना है। और मतलब आप ये देख लें कि कास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना कास्ट के पॉलिटिक्स नहीं हो सकती इंडिया में तो। ठीक है, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक कास्ट का कैडर फिक्स है। क्या कोई कास्ट सोलली किसी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन जिता सकती है? नहीं जिता सकती सर, क्योंकि इंडिया में कितनी भी कास्ट हैं। ठीक है, और हरिशंकर प्रसाद का एक बड़ा सुंदर सा डायलॉग है कि इंडिया की कमाल बात यह है कि यहाँ पे हर कास्ट वाला अपने से नीचे कास्ट ढूंढता है। ठीक है, हर जाति अपने से छोटी जाति को ढूंढ लेती है, हरिशंकर प्रसाद कहते हैं। ठीक है, कोई सिंगल कास्ट कैटर एक किसी को इलेक्शन नहीं जिता सकता। क्यों? क्योंकि इतने वोट नहीं होते कि वो सिंगल सोल बेसिस पे इलेक्शन जिता दे, बट इलेक्शन को इन्फ्लुएंस जरूर कर सकता है। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए हमारे पास SC ST एक्ट है, हमारे पास सिविल राइट्स एक्ट है, और इनके बेसिस पे हम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को हटा सकते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट, जब तक ये नहीं बदलेगा ना सर, जब तक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी नहीं जाएगा, जब तक हायरार्की नहीं हटेगी, जब तक डिग्निटी ऑफ लाइफ नहीं आएगी, जब तक डिग्निटी ऑफ वर्क नहीं आएगी, तब तक कास्ट नहीं हट सकती इंडिया से, दुनिया से कहीं से भी नहीं हट सकती, और हटेगा भी नहीं सर। क्योंकि हायरार्की नियम है दुनिया का, पैसे वाला ऊपर होगा, गरीब नीचे होगा, पावरफुल ऊपर होगा, कमजोर नीचे होगा। ठीक है, इंटेलिजेंट ऊपर होगा और लेस इंटेलिजेंट नीचे होगा। हायरार्की दुनिया का नियम है, नहीं बदलेगी। आप भी सीख लीजिए कि दुनिया का नियम है, बट यू शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट समवन, यू शुड नॉट लेट दैट हायरार्की ओवर रूल योर कॉन्शियस, कि आप उसको डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर दो, सप्रेस करना शुरू कर दो। तो ये चैप्टर यहीं तक था, अब जल्दी मिलते हैं दूसरे चैप्टर के साथ। थैंक यू।